नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश का सवाल लेकर हाजिर हैं हम। कल बिहार में दूसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान होना है। मतदान से पहले आरजेडी नेता और राघोपुर सीट से उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी राज्यों से ही चुनाव कराने के लिए सुरक्षा बल बुलाए जाने पर सवाल उठाए। साथ ही ये भी पूछा कि पहले चरण के मतदान के 4 दिन बाद भी चुनाव आयोग ने आधिकारिक आंकड़ा क्यों नहीं जारी किया। डिजिटल युग में भी चुनाव आयोग के आंकड़े जारी नहीं करने के पीछे मंशा क्या है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर भी बाहुबलियों के लिए चुनाव प्रचार करने के आरोप लगाए। उधर बीजेपी दूसरे चरण में एनडीए के पक्ष में भारी मतदान के दावे कर रही है और कह रही है कि तेजस्वी का बयान महागठबंधन की निराशा है। तेजस्वी हार के नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं, यानी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अपनी अपनी जीत के दावे भी। बिहार में दूसरे चरण के मतदान को महज कुछ ही घंटे बचे हैं। चुनाव प्रचार बेशक थम चुका है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। पहले चरण के मतदान के बाद महागठबंधन के नेताओं का चुनाव आयोग पर हमला भी जारी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को भी चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने पहले चरण के मतदान के 4 दिन बाद भी आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं करने को लेकर चुनाव आयोग पर हमला बोला। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के जमाने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। 4 दिन हो गया। आरजेडी सांसद और बड़ी बहन मीसा भारती के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राघोपुर विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार तेजस्वी ने लालू राबड़ी सरकार में भ्रष्टाचार और जंगल राज के लग रहे आरोपों पर पलटवार भी किया। उन्होंने आनंद मोहन, सुनील पांडे, अनंत सिंह जैसे बाहुबलियों के नाम लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। कोई सवाल तो नहीं करता इन लोगों से प्रधानमंत्री जी। और आपको तो बिहार के दुर्दांत अपराधियों के साथ मंच साझा किया। क्या प्रधानमंत्री की नजर उल्लास पांडे, मनोरमा देवी, आनंद मोहन, सुनील पांडे, राजवल्लभ, अनंत सिंह साधु महात्मा लगते हैं? ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। क्या वो साधु महात्मा है? ये लोग मंच साझा कर रहे थे। दूसरे चरण के मतदान के लिए तेजस्वी यादव की ये नई रणनीति है या फिर पहले चरण के मतदान के बाद की हताशा, ये तो वो ही जाने। क्योंकि बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा तो यही दावा कर रहे हैं कि पहले चरण में जनता महागठबंधन को नकार चुकी है। इसलिए तेजस्वी केवल माहौल बना रहे हैं और लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ एक माहौल खड़ा करते हैं, भ्रम फैलाते हैं, झूठ का वातावरण। जनता नकार चुकी है। पहला फेज में घबराहट में है, परेशान है। 14 तारीख को रिजल्ट बता देगा कि आपको जनता ने नकार दिया है। और जितना भ्रम और झूठ का वातावरण आपने जो स्लीपर सेल के द्वारा हर जिले में माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया, सफल नहीं हो सके। जातीय ध्रुवीकरण का खेल आपका बंद हो गया। एनडीए की सहयोगी पार्टी आरएलएम ने तो दूसरे चरण में भी लोगों के रुझान को एनडीए के पक्ष में बताते हुए दावा कर दिया कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। देखिए, लोगों का जो रुझान चारों तरफ से दिख रहा है उससे बिल्कुल स्पष्ट है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में।
एनडीए के लिए यह नारा पूरे तौर पे लागू होता है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए समस्तीपुर में कूड़े के ढेर में मिली वीवीपैट पर्चियों का जिक्र करते हुए हमला बोला। इससे पहले कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप बार बार लगा चुके हैं। महागठबंधन के आरोपों पर बेगूसराय से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन को मुद्दा विहीन बताते हुए सिर्फ फर्जी माहौल बनाने का आरोप लगाया। अगर राहुल गांधी में थोड़ी सी भी काबिलियत है, अगर दिमागी दिवालियापन नहीं है या पूरे महागठबंधन को, तो साहब महाराष्ट्र में भी केस करना चाहिए, हरियाणा में भी केस करना। कौन सा वोट? केवल हल्ला करने से? एसआईआर पर भी हल्ला ही किया। ये हार का ठिगरा हारना तय है। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि बिहार में लोग बदलाव के मूड में हैं। बिहार के लोग इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं। खैर, दावा तो लालू प्रसाद के बड़े बेटे और महुआ सीट से जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव भी कर रहे हैं। दावा अपनी पार्टी की 10 से 15 सीटें जीत लेने का। जीतेंगे, हाँ जीतेंगे, 10-15 सीट आएगा और क्या, चलिए जीतेंगे। आखिर महागठबंधन को सीधे चुनाव आयोग पर आरोप लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? रविवार को दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी तेजस्वी ने आरक्षण का मुद्दा छेड़कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। सवाल है कि इन दावों से क्या दूसरे चरण के लिए मतदान करने वाले वोटरों पर असर भी होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बात कर लेते हैं देश के सवाल की। महागठबंधन चुनाव आयोग पर बार बार गड़बड़ी के आरोप आखिर क्यों लगा रहा? अभी दूसरा फेज बाकी है, कल उस पर वोटिंग होनी है। चुनाव आयोग पर हमला क्या महागठबंधन या तेजस्वी की कोई नई रणनीति है या फिर महागठबंधन की हार का डर है? एनडीए और महागठबंधन के जीत के दावे में कितना दम है? अब तक तो दोनों ही दावे कर रहे हैं कि 75% सीटें पहले दौर में उनके गठबंधन को या उनको मिली हैं। क्या जंगल राज की छवि वाले आरोपों से तेजस्वी बौखलाए हैं? क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री और एनडीए जंगल राज शब्द, कट्टा, करप्शन, क्रूरता, इस तरीके के ही शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या पीके और तेज प्रताप की पार्टी चुनाव परिणाम पर असर डाल पाएगी? हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रमोद सिन्हा सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता आरजेडी। प्रमोद भाई, बहुत स्वागत है आपका समय निकालने के लिए। मनीष पांडे भाई हमारे साथ प्रवक्ता के बीजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ डॉक्टर करुणा सागर हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस। डॉक्टर करुणा, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष पांडे, शायद तेजस्वी कुछ कह रहे हैं, अभी सुन लेते हैं। चलिए, मनीष पांडे हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं। थोड़ी देर में जैसे ही मनीष जी हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो मनीष जी की तरफ भी हम रुख करेंगे अपने सवालों का लेकर। मनीष जी आ गए हैं। चलिए मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका कि आप भी आ गए। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करते, मेरे सवाल बड़े सीधे और मेरे सवाल क्लिष्ट नहीं मैं रखूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी लोग चर्चा को बहस के स्तर पर ना ले जाएं, चर्चा ही रहे। और जो सवाल हैं वो सबसे मैं एक एक करके पूछूंगा और सबको सुनने की सब अपने पास जगह बना कर रखें। कोई भी दूसरा प्रवक्ता, जाहिर सी बात है, किसी दूसरी पार्टी के विचारों को नहीं रखेगा तो वो तल्ख लगेंगे, लेकिन सुने, उनको काटे नहीं। सुनेंगे तो सबको बोलने का मौका मिलेगा। सबसे पहले मनीष पांडे, मैं आपका ही रुख कर लेता हूं। महागठबंधन लगातार आरोप पर आरोप लगाना शुरू कर चुका है। मैं फिलहाल तेजस्वी जी की ही बात करूंगा जो कि महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार हैं। उन्होंने भी चुनाव आयोग को फिर कटघरे में खड़ा किया और इस बार उन्होंने कहा कि इस बार वो महिला और पुरुष का आंकड़ा नहीं दिया गया है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से
65% से कुछ ज़्यादा का एक आंकड़ा निकल कर सामने आया था, लेकिन उन्होंने और क्लैरिटी मांगी और ये कहा साथ में कि ये तो दौर टेक्नोलॉजी का है, तो इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है। तो मनीष पांडे, क्या उनका सवाल उठाना जायज़ आपको लगता है, या फिर आपको भी ये लग रहा है कि ये सब कुछ दूसरे चरण को प्रभावित करने की कोशिशों का हिस्सा है? मनीष जी, 3 मिनट आपके। मनीष जी शायद अनम्यूट करें। मनीष जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो चलिए, इससे पहले कि सवाल का जवाब दे पाते, तकनीक ने उनको खारिज कर दिया। जिस तकनीक की बात तेजस्वी उठा रहे थे, ये मैं प्रमोद सिन्हा जी आपके ज़रिए ही इस सवाल से ही आगे बढ़ूंगा। इस सवाल मैं सभी से पूछूंगा। अभी जो तेजस्वी ने इल्ज़ाम लगाए हैं, आरोप लगाए हैं, उसके पीछे की वजह क्या लगता है उनको? दूसरे चरण के ठीक पहले अगर वो ऐसा कह रहे हैं, या फिर आपको ये लगता है कि दूसरे चरण में वोट चोरी का जो मुद्दा आप लोगों ने बड़े प्रभावी तौर से सामने रखा था, उसको लोगों की स्मृतियों में जागृत करना बहुत जरूरी है? देखिए राजीव जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जब SIR की प्रक्रिया शुरू की गई थी बिहार में, उस समय भी सबसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो परिस्थितियां बिहार में बनी थी, उन परिस्थितियों के अवलोकन में जो आनन फानन में SIR लाया गया था और जो 11 दस्तावेजों की मांग की गई थी, और जिसमें प्रमुख दस्तावेज जो आज आधार सबके पास उपलब्ध है, बावजूद आधार को उसमें शामिल नहीं किया गया था, तो उसको लेकर के भी उन्होंने सवाल उठाने का काम किया। और बाढ़ की जो विभीषिका जो का दंश जो बिहार झेलता है, और खास करके मानसून का जो समय था, उस समय SIR को लेकर के बातें कहने का काम किया। और बाद में ये बातें सामने भी आई, ये तल्ख सच्चाई थी कि किस प्रकार से पूरा उत्तर बिहार बाढ़ का दंश झेलने पे मजबूर हुआ SIR के दौरान। उसके बाद आप देख लीजिए कि उन ड्राफ्ट रोल में किस प्रकार से जो मृतक थे उनका नाम जो है ड्राफ्ट रोल में जारी रहा, लेकिन जो जीवित थे उनका नाम जो है ड्राफ्ट रोल से हटा दिया गया था। तो आपने देखा था कि उच्चतम न्यायालय में भी जो जीवित लोग थे जिनका मृतक में नाम डाला गया था, वो भी उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गए थे। तो कई सारी खामियां जो SIR के संदर्भ में थी, उस समय उठाने का काम हम लोग लगातार और निरंतर करते रहे। सड़क से लेकर के सदन तक अपनी बातों को रखने का काम किया, और हम लोग उच्चतम न्यायालय भी जाने का काम किए। अब रही सवाल अभी का जो प्रथम फेज में जो चुनाव हुआ है 6 तारीख को, और दूसरा फेज में जो कल मतदान होना है, तो प्रथम फेज में जो चुनाव हुआ है, तो आप देखिए कि किस प्रकार से कई चीजें सामने निकल करके आ रही हैं। जैसे कि सराय रंजन में जो समस्तीपुर जिला का क्षेत्र है, वहां पर किस प्रकार से वीवीपैट जो है फेंका हुआ मिला। उसके अलावा आप देखिए तमाम स्ट्रॉन्ग रूम का जो कैमरा जो है वो अचानक से बंद कर दिया जाता है, गाड़ियों की आवाजाही जारी रहती है। तो उस पर भी सवाल हम लोगों ने उठाने का काम किया। देखिए लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में एक सजग प्रहरी के रूप में जो नेता विपक्ष की जो भूमिका होती है, उसको निभाने का काम हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी करने का काम कर रहे हैं। और आज भी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिन वाजिब सवालों को पूछने का काम किया, कल भी हमारे जो मुख्य प्रवक्ता हैं और राज्यसभा के सांसद हैं मनोज झा जी ने, उन्होंने भी कल चुनाव आयोग से कई सवाल उठाने का काम किया था। उन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज कराने का काम किया था। और आज तो सुबह में हमारे नेता ने प्रत्यक्ष रूप से सवाल करने का काम किया कि क्या वजह है कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी जो स्पष्ट आंकड़ा आना चाहिए था, वो अभी तक चुनाव आयोग के द्वारा लाया नहीं गया है। उन्होंने कई और बिंदुओं पर भी बातें कहने का काम किया, जैसे भाजपा शासित राज्यों के पुलिस बल को यहाँ डिप्यूट किया गया, लेकिन वैसे जो जहां मान लीजिए भाजपा का शासन नहीं है, उन राज्यों जैसे बगल में झारखंड है, बंगाल है, तो वैसे राज्यों से पुलिस को बुलाने का काम नहीं किया गया। तो कई सारे चीजों को हमारे नेता ने उठाने का काम किया। और देखिए, अगर बारीकी से इन चीजों का जब आप अध्ययन और तुलनात्मक अध्ययन करिएगा, तो आप पाइएगा कि कहीं ना कहीं जो है NDA के पक्ष में चुनाव को प्रभावित करने के दिशा में काम किया जा रहा है। लेकिन इस बार जो है जनता भी सजग है और विपक्ष के तमाम नेता भी सजग हैं। एक एक बिंदु पर हम लोग जो है प्रश्न भी उठाने का काम करते हैं, और सजगता के साथ जनता के बीच अपनी बातों को भी ले जाने का काम करते हैं। और निसंदेह जिस प्रकार से 6 तारीख को मतदान हुआ है राजीव जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं पूरे बिहार में परिवर्तन की आंधी बह रही है। लोग अब
जो दंश, बेरोजगारी, पलायन, इन सब चीजों का जो दंश ठीक। बिहार की जनता झेल रही थी ना, ठीक। उससे अब निजात पाने के लिए एक ठीक है प्रमोद जी, 3 मिनट से ज्यादा मैं वक्त आपको दे चुका हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं सबको बराबर बराबर समय बांटूं। अभी अभी हाथ मत उठाइए मैं आपके पास ही आ रहा था मनीष जी, लेकिन तकनीक ने आपको कुछ देर के लिए पहले सवाल में ही पीछे कर दिया। अब ये इशारा है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मनीष जी मेरा सवाल आपसे ही, जो सवाल मैंने अभी प्रमोद भाई से पूछा, प्रमोद सिन्हा जी से। तेजस्वी जी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग को घेरे में रखा। इस बार उन्होंने कहा कि महिला और पुरुष का आंकड़ा साफ नहीं है, हालांकि ओवरऑल आंकड़ा चुनाव आयोग दे चुका है, लेकिन उनका यह कहना था कि आज तो तकनीक है, पहले तो तकनीक नहीं थी, तो आज इतना वक्त क्यों लग रहा है? आपको क्या लगता है, वो जायज बात सामने रख रहे हैं या फिर उन्हें पहले फेज में कुछ ऐसा समझ में आया है जिसके जरिए उनको ये लगता है कि जो मुद्दा लेकर वो चले थे उसे वोटिंग से पहले 122 सीटों पर वोटर के दिमाग में एक बार फिर से जागृत करना होगा? मनीष जी, ये बात एक्चुअली उनकी समझ में देर से आई। जो बात राहुल जी 3 दिन पहले कह रहे थे कि वोट चोरी की सरकार बिहार में बनने वाली है, वह बात राहुल तेजस्वी जी को थोड़ा लेट से समझ में आई। सच्चाई यही है। देखिए, जिस हार का बहाना राहुल गांधी पहले ढूंढ चुके थे, वह तेजस्वी जी के ओवर कॉन्फिडेंस के कारण वो बाद में आई, और इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। वही चुनाव आयोग जब मीसा भारती को पाटलिपुत्रा से सर्टिफिकेट देता है तो चुनाव आयोग सही रहता है। वही चुनाव आयोग जब राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, देखिए इसलिए मैंने कहा कि देखिए ये सब चीजें नहीं है। डिजिटल के जमाने में ट्रांसपेरेंसी इतना ज्यादा आ गया है कि अब वो पहले वाली बात नहीं रही कि किधर भी गणना हो जाता था, मतपेटी का कुछ भी हो जाता था और जबरदस्ती लोगों को जिता दिया जाता था या हरा दिया जाता था। अब वो सारी चीजें नहीं है। आपने देखा होगा कि सारे बूथ मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी लगाए गए और लाइव रहा। तो इन सब चीजों का देखिए, इन सब बहाना हताशा में ये सारे बयान दिए जा रहे हैं। हार पूरी तरीके से महसूस हो गया। जिस प्रकार से पहले फेज के चरण में ही ये लोग हार अपना मान चुके हैं, इसलिए अब कुछ भी बहाना बनाए, हम लोग अब चुनाव आयोग का प्रवक्ता तो बन नहीं सकते हैं। और चुनाव आयोग अपना काम कर रही है। आपने देखा होगा कितने निष्पक्षतापूर्ण तरीके से चुनाव आयोग ने हर जगह काम किया है। इसके बावजूद भी अगर यह आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर और पूरी व्यवस्था पर, तो मुझे लगता है यह हार की हताशा है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? आपको क्यों लग रहा है कि वो मुद्दे जो मुद्दे लगातार उठा रहे थे, अब क्योंकि अब उम्मीदवारों का मिलने का वक्त है, उम्मीदवार वोटर से घर घर जाकर मिल सकता है, वो अलाउड होता है, रैलियां नहीं है, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव जो कि सीएम पद के उम्मीदवार हैं, आपका समय बाकी है इसलिए आपसे मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, तेजस्वी यादव का बयान रिफ्लेक्ट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आप भी समझते हैं। क्या वो इस बात को लेकर इस बयान दे बैठे कि जनता के दिमाग में इस प्रतियों को ताजा कर दिया जाए? मनीष पांडे, देखिए, ये तेजस्वी जी या राहुल जी या विपक्ष यह भूल रहा है। एक बात मैं बताता हूँ, बहुत व्यावहारिक बात मैं बोल रहा हूँ। देखिए, 2006-07 में बिहार में जिन बच्चियों के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना या छात्रवृत्ति की योजनाएं शुरू की गई थी ना 6, 7, 8 में, वो बच्चियां आज की तारीख में मां बन गई हैं और अब उनको 10,000 का लाभ भी मिल रहा है। और फिर अगर वो अच्छा कारोबार करेंगी तो 2 लाख का फायदा। देखिए, ये प्रोसेस है जो 20 वर्षों से चल रहा है। आप उसको कह रहे हैं कि ये प्रलोभन है या दिस दैट के विकास। मैंने क्या कहा था पहले भी डिबेट में कि बिहार को विकास की लत लग गई है और ये लोग बिहार में परिवर्तन चाहते हैं। मतलब ये लोग फिर से वही जंगल राज लाना चाहते हैं और बिहार वासी इस बात के लिए तटस्थ है कि अभी जो बिहार जिस माहौल में चल रहा है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब विपक्षी तो आरोप लगाएंगे ही, लेकिन जनता का मूड आप लोगों ने भी देखा होगा। चुनाव में जो मूड था, जो उसका हौसला और उत्साह था, अब ठीक है, जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती, रिजल्ट नहीं हो जाता, तब तक तो अंतिम पायदान वाला व्यक्ति भी निर्दलीय रहता, वो भी कहता है कि जीत तो मैं ही रहा हूं। तो अब उस पर तो कोई टिप्पणी करना मुझे लगता है वक्त जाया करना होगा। लेकिन इतना बहुत स्पष्ट मान लीजिए कि यह जो विकास की प्रक्रिया ना कोई एक दिनों में यहां तक खड़ी नहीं हुई है।
इसके लिए लगातार प्रयास किया गया। ठीक है, हत्याएं होती है, अपराध होता है, डकैतियां हो रही है, इस बात से हम कैसे इनकार कर सकते हैं। लेकिन एक और दूसरा बात है कि आज आपके रिपोर्टर दिल्ली से आए चाहे कहीं से आए, लेकिन रात भर बिहार के किसी भी जिले के, किसी भी प्रखंड के, किसी भी गांव से कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। रास्ते में कोई रोड रॉबरी नहीं हो सकता, उनके साथ कोई घटनाएं नहीं घट सकती। यह आज के बिहार की वास्तविकता है भाई साहब। ठीक है। जहां कई जिले तो नक्सल प्रभावित ही होते थे, ठीक है, और कई जिले ऐसे होते थे जहां पर रात में चलना गुजरना बड़ा मुश्किल होता था। नहीं, वो तस्वीर मनीष पांडे आई है, वो तस्वीर आई है कि नक्सल प्रभाव कितना सिकुड़ा है। ये हम देश के लिए हम सभी मानेंगे कि नक्सल प्रभाव सिकुड़े, हर कहीं लोकतंत्र उसी तरीके से पहुंचे जैसे देश के बाकी हिस्सों में है, वो सभी मानते हैं यहाँ पर। लेकिन मेरे साथ डॉक्टर करुणा सागर इस वक्त कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर करुणा सागर, ये बयान जो आ रहे हैं, मैं तेजस्वी के बयान पर ही आज की चर्चा को केंद्रित रखना चाहूँगा, क्योंकि तेजस्वी ने आज का जो बयान दिया है उसमें तेजस्वी ने कई मुद्दों पर घेरा है, प्रधानमंत्री को भी घेरा है, सरकार को भी घेरने की कोशिश की है, और चुनाव आयोग को भी उन्होंने लपेटे में ज़रूर लिया है। क्या उनका ये कहना कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहे या बाकी चीज़ें ये सब हैं, ये इस बात का ही संकेत है, जैसा मैं कह रहा हूं कि वोटर के दिमाग में इस बात को जगाना वोटिंग के पहले कि महागठबंधन इस मुद्दे के साथ आपके सामने आया है, इसे नहीं भूलना है। करुणा सागर जी। राजीव जी, सबसे पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को और हमारे जो सखा पैनलिस्ट हैं सबको नमस्कार। बहुत नमस्कार। आपके साथ पहली बार डिबेट कर रहा हूं और बड़ा अच्छा लगा जिस तरह से आपने पहले ही ग्राउंड रूल्स बना दिया डिबेट का, तो आजकल ऐसे डिबेट कुछ कम ही होते हैं। अच्छा, आपने तेजस्वी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके चूंकि ये डिस्कशन रखा है, तो उन्होंने कई मुद्दों पे बातें की। जैसे उन्होंने चुनाव आयोग के बारे में बात की। चुनाव आयोग के बारे में बात न सिर्फ तेजस्वी जी कर रहे हैं, बल्कि पूरा इंडिया गठबंधन कर रहा है। राहुल जी और तेजस्वी जी ने 17 दिनों की वोट अधिकार यात्रा निकाली, और अब उसमें आपने रिस्पांस देखा कि किस तरह से जनता उमड़कर आ रही थी। तो चुनाव आयोग का एक पैटर्न बन गया है इस समय, जो महाराष्ट्र में देखने को मिला, हरियाणा में देखने को मिला, कर्नाटक में राहुल जी ने आलंद कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरा डेटा देख के बताया, हरियाणा का पूरा डेटा देख के बताया, और बिहार में आप जो कह रहे हैं ये बात क्यों कर रहे हैं? ये बात इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में भी ये कोशिश पूरी तरह से होगी, और इसलिए हम जनता को आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की जनता जो एक ऐतिहासिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत ही सशक्त जनता है, क्रांतिकारी जनता है, उसके दिमाग में ये रहना चाहिए कि ये जो व्यवस्था है वो व्यवस्था हर तरह के हथकंडे अपनाएगी, लेकिन हमें उसको नहीं अपनाने देना है। अब आपने जैसे एसआईआर की बात की थी, तो पिछली बार एसआईआर 2003 में हुआ था, उसके बाद 10 चुनाव हुए, 8 करोड़ मतदाता उसके बाद जोड़े गए। इलेक्शन कमीशन ने 4000 सारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग की थी जनवरी में, उसमें एसआईआर की बात नहीं थी। मई में 21 मई को इलेक्शन कमीशन ने एक एजेंडा दिया था चुनाव के पहले, और फाइनल लिस्ट पब्लिश हो गया था, और एकाएक ये एसआईआर का जो मुहिम जो चलाया गया, जिस समय बिहार बाढ़ की त्रासदी से गुजर रहा था, और ये हम सभी जानते हैं, जब हम लोगों ने जातीय सर्वेक्षण किया था तब भी 1 साल लगे थे। तो 8 करोड़ मतदाता जहां पर हैं, वहां पर आप 1 महीने में कहीं भी सर्वेक्षण पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं, सेंसस नहीं कर सकते हैं, इलेक्टोरल रोल को आप साफ सुथरा नहीं कर सकते हैं। तो मंशा इलेक्टोरल रोल को साफ करने की नहीं थी, मंशा थी कि एक ऐसा इलेक्टोरल रोल बनाया जाए जो क्यूरेटेड हो, जो जिसमें कि सिर्फ बीजेपी के मतदाताओं की और एनडीए की मतदाताओं की बहुलता हो, और जो हमारे मतदाता हैं जो
दलित हैं, महादलित हैं, अति पिछड़े हैं, गरीब हैं, उन लोगों को, महिलाएं हैं, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा कम किया जाए। और इसीलिए आपने देखा कि जो 47 लाख जो वोट काटे गए इसमें, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये वोट कैसे काटे गए, किसी ने नहीं बताया। आज जब गृह मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, सीमांचल जाते हैं, तो घुसपैठियों की बात करते हैं। अब ये बताइए कि ये एसआईआर की प्रक्रिया में कितने घुसपैठिए पाए डॉक्टर करुणा, पिछले 11 साल में डॉक्टर करुणा, सरकार केंद्र में है और पिछले 20 साल में नीतीश जी की जो डॉक्टर सरकार करुणा, राज्य में है। डॉक्टर करुणा, आदर के साथ मैं आपको ठीक 3 मिनट के ऊपर ही रोक रहा हूं, लेकिन पता नहीं आपने कुछ ऐसी बातें कही जिससे आप ही को एक काउंटर सवाल देने का मन कर रहा है। इसको अन्यथा मत लीजिएगा। आपने कहा कि चुन चुन कर वोटर्स को हटाना, सेलेक्टिवली लोगों को हटाना, दलितों को हटाना। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं आपकी ये दलीलें मानी? सुप्रीम कोर्ट भी तो गए थे आप लोग। या आप ये कह दें स्पष्ट रूप से कि सुप्रीम कोर्ट सुन ही नहीं रहा आप लोगों को, उसने सुना, उसने प्रक्रिया जारी रहने दी। सुनिए तो सर, आपके बीएलओज हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, कंप्लेंट के लिए भी वक्त था, सब कुछ था। आखिर सब गलत हो सकते हैं, आप सही हो सकते हैं, जरा स्पष्ट कर दें। फिर मैं मनीष जी से शुरुआत करता हूं, जल्दी से। राजीव जी, हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इलेक्शन कमीशन को इंस्ट्रक्शंस दिए। पहले इन्होंने 11 डॉक्यूमेंट्स कहे थे, उसमें आधार नहीं था। बाद में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आधार मान ले। डॉक्टर करुणा सागर, मैं विस्तार खींचना नहीं चाहूंगा, तो मेरी बात समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो मांगा वो अलग है, लेकिन रोका नहीं सुप्रीम कोर्ट ने। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है ये प्रक्रिया वाकई गलत हो रही है, तो मैं पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले देख चुका हूं, बहुत हेविली आया है सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज को फिर राजीव जी, जो हमारी न्यायपालिका की और विधायिका में और कार्यपालिका में जो एक तीनों की शक्तियों में जो अलग अलग है, उसको मेंटेन करने के लिए चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें इलेक्शन कमीशन सुप्रीम है। इसीलिए आप चुनाव के दौरान कोई कंप्लेन भी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। नहीं, आप देखिए, अब मैंने आपको जानबूझ के इतना समय इसलिए दिया डॉक्टर करुणा सागर, क्योंकि आपने कई चीजों को मिक्स किया। यहां पर आप सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं और अब आप बात करते करते कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लग रहे हैं। तो चीजें थोड़ी सी डॉक्टर साहब मिक्स होती हैं। जो मैं देखिए, मैं समझ सकता हूं, मुझे पता है, लेकिन वो वोटर जो गांव का है, कस्बे का, नहीं समझता इन चीजों को और वो बह जाता है कई बार। खैर मनीष जी, मैं आपका रुख कर लेता, आ रहा हूं सर। मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। नहीं सर देखिए बहुत ज्यादा वक्त दे रहा हूं। एक बार पूछ लूं, फिर लौट के आता हूं आपके पास। एक डेकोरम है, आप भी मानिए, प्रवक्ता है, हम तीनों, आप तीनों ही लोग, और अब तीनों का सम्मान मेरे लिए है, मेरे दिल में है। मनीष पांडे, मनीष जी, मैंने कन्हैया कुमार का भी एक बयान सुना, कल बयान सुना, और कन्हैया कुमार ने जो बातें कही, आज तेजस्वी जी ने इतने समय बाद जाकर चर्चा में इस बयान को रखने का मंतव्य मेरा यही है कि सभी प्रवक्ता अपनी बात को रखने से पीछे ना हटें, अपनी बात रखें पहले। अच्छा, कन्हैया कुमार ने कहा मनीष जी कि अगर वोट चोरी नहीं हुई, शब्दों पर गौर कीजिएगा, अगर वोट चोरी नहीं हुई तो हम जीतेंगे। ये कन्हैया कुमार जी का बयान था। यानी अगर मैं लगाकर कह रहा हूं 14 को परिणाम गठबंधन के विपरीत आते हैं, तो क्या फिर महागठबंधन ये कहना चाहता है कि वोट चोरी हुई? मनीष पांडे भाई साहब, मैंने तो शुरू के ही वक्तव्य में यह बात कह दी थी कि राहुल तेजस्वी को ये बातें देर से समझ में आई। राहुल गांधी तो 3 दिन पहले ही कह दिए थे कि इस बार वोट चोरी की सरकार, और उन्हीं की बातों को तो कन्हैया कुमार भी कह रहे। भाई, जब चुनावी माहौल शुरू हुआ था तो कन्हैया कुमार को पदयात्रा के लिए राहुल गांधी ने भेजा था, लेकिन चुनाव जब अपने शवाब पर था, प्रचार जब अपने शवाब पर था, तो कन्हैया कुमार कहाँ दिख रहे थे? देखिए, बेचारे कन्हैया कुमार की तो ये त्रासदी हो गई बिहार के चुनाव में, ठीक है ना, उनके साथ क्या हुआ ये सबको पता है। लेकिन
ये तो जरूर है कि हार का कोई ना कोई बहाना तो ढूंढना ही है, और ये बहाना ढूंढने की अभी से एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक प्रकार से वो माहौल खड़ी कर रहे हैं ताकि वो 14 के बाद कह सके कि भाई साहब यह जो चुनाव है यह एनडीए ने थोड़ी जीती है, इसको तो चुनाव आयोग ने जिताया है। जबकि सच्चाई यह है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के मामले में वह सारी प्रक्रियाएं पूरी की, सुप्रीम कोर्ट की वो सारे निर्दोष को माना, और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं अवरोध खड़ा नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि यह चुनाव आयोग का अपना अधिकार बनता है। तो देखिए ये सारी चीजें जो है ना, मैंने कहा कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू वाली जो पॉलिसी इनकी है, इन सच्चाई देखिए यह है कि इनकी अपनी राजनीतिक जमीन जो है ना वो बंजर हो गई। उसमें खाद पानी डालने की बजाय यह भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार पे छींटाकशी कर रहे हैं। मैं तो सलाह दूंगा कि भाई अपनी पहले जो भूमि बंजर हो गई है राजनीतिक भूमि, पहले थोड़ा उसको उर्वरा कीजिए, वो ठीक हो जाएगा। थोड़ा जनता का विश्वास। अब बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा, मनीष जी, मैं रोक नहीं रहा क्योंकि चर्चा अब होगी, चर्चा बहुत अच्छी तरीके से, और एक एक छोटा छोटा जवाब लेके मैं सबको ओपन टू ऑल करूंगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप बार बार एक बात पर जोर दे रहे हैं कि 14 तारीख को इनकी राजनीतिक जमीन खत्म हो जाएगी। आपको क्यों लगता है ऐसा? वो कौन से तथ्य हैं, वो कौन से मुख्य 3 या 4 कारण बताइए कि बिहार की जनता महागठबंधन को नकारने जा रही है? आपको क्यों ऐसा लगता है मनीष पांडे? देखिए मैं बहुत कम शब्दों में चाहूंगा कि आपके सारे सवालों का जवाब दूं। देखिए एक बात बताता हूँ, लोकसभा के चुनाव में याद होगा नीतीश जी किस प्रकार से प्रयास किए थे कि एनडीए के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन तैयार करें। इन लोगों ने उनकी ऐसी स्थिति बना दी थी बेचारे की कि वो लौट के फिर इनको वापस आना पड़ा। पहला तो बात ये है, वो सीन थोड़ा सा याद कर लें पूरी तरीके से, जब पहली बैठक हुई थी और जब अंतिम समय में नीतीश जी इधर आए थे, तो वो पूरा दौर। अब उसके बाद दूसरी बात देखिए, पूरे चुनाव के दौरान महागठबंधन में कोई एकता नहीं दिखी। ये लड़ किसके लिए रहे थे? लड़ भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को सत्ता से हटाने के लिए नहीं लड़ रहे थे। ये लड़ रहे थे कि हमारी सीटें कितनी होगी, उप मुख्यमंत्री किसका होगा और मुख्यमंत्री कौन होगा। ये तो आपके भी एनडीए में चल रहा था। नहीं, मैंने कहा कि मैं अपने क्या कम बात शब्दों कर में रहे हैं? नित्यानंद राय ने कितने चक्कर चिराग पासवान के घर के काटे हैं, हम ही दिखा रहे थे तस्वीरें। सुबह मिल रहे हैं, शाम मिल रहे हैं, कल मिल रहे हैं, फोन आ रहा है, अभी माने नहीं। मनीष जी ये तो चलता है। बात मैं मानता हूँ राजीव जी, मैं आपकी बात मानता हूँ। ये तो राजनीति की खूबसूरती है, लेकिन मैं वो विषय नहीं कर रहा जो आप शायद समझ नहीं पाए। मैंने कहा कि सत्ता से हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अगर इतनी बुरी थी बिहार में, तो सत्ता से हटाने के लिए महागठबंधन के किस नेता ने, किस पार्टी ने त्याग करने की कोशिश की कि ना बिहार वासी बड़े दुखी हैं, बहुत कष्ट में है, चलो हम अपना थोड़ा जरिया दीदी दिखाए भाजपा और एनडीए को सत्ता से हटाना, इसलिए ये करें। चलिए ठीक है। मैं जल्दी से चर्चा में, बहुत लंबा हो जाएगा, इंतजार कीजिए। प्रमोद सिन्हा सर, मनीष भाई सबको सुन ले, वो भी प्रवक्ता है आरजेडी से, और क्या पता जो उनकी उम्मीदें हैं 14 तारीख को। प्रमोद भाई, क्या आपको वो कौन से कारण नजर आते हैं? अभी मनीष भाई ने कई बातें बताई कि आप लोग एकता नहीं थी, या जनता के बीच में कई संदेश गए हैं जो अभी सामने नहीं दिख रहे हैं। आपको कौन से कारण लगते हैं जिससे आपको लगता है कि महागठबंधन इस बार परिवर्तन की बयार बहाने जा रहा है, चाहे कितना भी शोर मचा लिया जाए? अब देखिए राजीव जी, बिहार के परिदृश्य में अगर आप पिछले 1 साल को देखें तो चाहे कोई भी छात्र, युवा, नौजवान, किसान हो, संविदा कर्मी हो, दरोगा अभ्यर्थी हो, बीपीएससी अभ्यर्थी हो, या कोई भी अपनी मांगों को लेकर के जब राजधानी पटना की सड़कों पर उतरने का काम किया है तो उसको शासन प्रशासन ने दौड़ा करके मारने और पीटने का काम किया, यही तानाशाही सरकार। तो आप समझ लीजिए कि ये जो सरकार है जो पिछले 20 सालों से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार के बावजूद जब बिहार में ना एक रुई का कारखाना ना एक सुई का कारखाना स्थापित कर पाती है, और बेरोजगारी बदस्तूर जारी है, पलायन आप देखिए 3 करोड़ लोग दूसरे राज्य में जो है पलायन करके अपना गुजर बसर करने पर बाध्य हैं,
तो आखिर जो है बिहार की जनता इनको क्यों लाने का अच्छा काम अच्छा करेगी? तो प्रमोद भाई, पहले प्रमोद भाई पहले आ- पहले पहले आपको मेरी बात सुन लीजिए ना। प्रमोद भाई, आपको आप प्रधानमंत्री के इस्तेमाल किए जा रहे शब्दों से थोड़ी समस्या तो नहीं है? कट्टा, क्रूरता, करप्शन, कुशासन, ये जो शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और खास तौर पर एनडीए जंगल राज शब्द को बहुत ला रहा है। अब देखिए, मैं उसी पर आ रहा था, लेकिन आपने बीच में नहीं सवाल कर दिया। अब ले लिए, विस्तार दे दीजिए वहीं से, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बस बस बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराने का काम किया और कट्टा, कनपट्टी, क्रूरता, कुशासन जैसे शब्दों का प्रयोग अभी विधानसभा चुनाव में किया, वहीं लोकसभा चुनाव में कहते थे मटन, मंगलसूत्र, मुजरा जैसे शब्दों का वो प्रयोग करने का काम करते थे। और यहाँ तो मोकामा में दिन दहाड़े हत्या हो गई, इनके ही कैंडिडेट के द्वारा हुआ ना। तो उसके बाद देखिए, सिवान में एएसआई की क्रूरता पूर्वक हत्या कर दी जाती है, गला रेत करके। आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी जाती है। तो इस प्रकार के दृश्य तो बिहार की राजधानी और पटना, बिहार के तमाम सुदूरवर्ती जिले में जो है एकदम आम है। आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो गृह जिला है, वहां एक महिला के साथ रेप होता है, उसको मार दिया जाता है और उसके पैरों में 9 कीलें ठोक दी जाती है। उस क्रूरता पर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी शायद ये सब बातें कहने का काम कर रहे होंगे। और एनसीआरबी का जो डाटा 2023 का आया है, उसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है और बिहार दूसरे नंबर पर है। और उसमें जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध की घटनाएं हैं, 22,952 दर्ज है, हत्या का मामला 2862 है, बलात्कार 902, अपहरण 14,331, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराध की घटना 7178। तो इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहिए था। लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार और बिहार के संदर्भ में क्या बोलते हैं? वो कहते हैं हमको सरकार बदलना नहीं बल्कि बिहार को बदलना है। हम आएंगे, एजुकेशन सिटी देंगे, आईटी पार्क देंगे, टेक्सटाइल पार्क देंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री देंगे, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्री देंगे, जूट मिल देंगे, शुगर मिल देंगे, डाटा सेंटर देंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का काम करेंगे। मतलब बिहार के लोगों को दूसरे राज्य में दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। मैं बिहार में उनको रोजगार भी दूंगा और नौकरी दूंगा। हर उस वंचित परिवार में जो परिवार कभी सरकारी नौकरी जिस परिवार में नहीं है, उस परिवार के एक सदस्य को हम नौकरी देने का काम करेंगे। ठीक है डॉक्टर करुणा सागर, डॉक्टर करुणा सागर, डॉक्टर करुणा सागर, मैं लगातार प्रचार देखता रहा हूं महागठबंधन की तरफ से। राहुल जी जो प्रचार में लगातार लगे रहे, अब भी प्रियंका जी भी वहां पर पहुंच रही हैं, खड़गे जी भी वहां पर हैं, वहां पर पवन खेड़ा वहां पर हैं, वहां पर आपके कई बड़े नेता वहां पर हैं। वो कौन से कारण आपको नजर आते हैं जिससे आपको लग रहा है कि इस बार आपका जो गठबंधन है वो प्रभावी परिवर्तनकारी परिणाम सामने रख देगा? डॉक्टर करुणा, इसमें देखिए 2 चीजें हैं, एक इनकी विफलताएं और दूसरी जो हमारा रोड मैप है। पिछले 20 साल में जो सरकार रही है नीतीश जी की और 11 साल में जो ट्रिपल इंजन की सरकार रही है, इसने विकास के दर को बिल्कुल खत्म कर दिया है। नीति आयोग ने 27 मार्च को एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, 127 पेज का वो डॉक्यूमेंट है और उसमें बिहार के हालात का वर्णन है। और उसको देखिएगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जितने भी हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आर्थिक व्यवस्था हो, इनकम हो, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट हो, तो बिहार में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, सबसे ज्यादा मजदूर यहाँ से हैं। और एक साजिश के तहत बिहार को एक सस्ते मजदूर का सप्लायर स्टेट बना दिया गया है। इसके और इसलिए जब इस बार जब जनता इनका रिपोर्ट कार्ड मांग रही है तो ये लोग बात करते हैं कट्टे की, कनपट्टी की, और जिस तरह की भाषा हमने स्वतंत्रता के बाद कभी किसी प्रधानमंत्री को करते हुए नहीं देखा था। और बिहार की जनता, जहां पर नालंदा और विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटी रही है, वहां के लोग इस तरह की भाषा को बिल्कुल नकारते हैं। वो बात। दूसरी बात, हम लोगों ने विकास की एक नींव रखने का जो वादा किया है, जो हर वर्ग के लिए, ईबीसी के लिए एक अलग से रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया, महिला बहनों के लिए एक अलग सा रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया, जो हमारा माई बहन स्कीम है 2500 रुपए को,
और बाद में उसको हुआ कि 14 जनवरी को 30,000 रुपए एक साथ दिए जाएंगे। जो गरीब युवक हैं उनको 2 लाख रुपए रोजगार शुरू करने के लिए दिए जाएंगे। और जो अमित शाह बोलते हैं कि बिहार में इसलिए इंडस्ट्री नहीं लग सकती है क्योंकि यहाँ जमीन नहीं है, और वो अडानी को 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन मुफ्त का मुहैया करवा देते हैं। तो हम लोगों ने जो वादे किए, आज देखिए बिहार में एक भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं है, एक भी ढंग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। एम्स जो दरभंगा में बनने वाला है वो अभी भी ड्राइंग बोर्ड पे है, बिहटा का एयरपोर्ट अभी भी ड्राइंग बोर्ड पे है। तो जितनी भी स्कीमें अनाउंस की गई थी वो कोई भी स्कीम नहीं है। विक्रमशिला में प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, वो नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री के सामने कहा था कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, वो भी नहीं हुआ। चलिए ठीक है, मेरे पास समय कम है डॉक्टर करुणा सागर, मेरे पास समय कम है प्रमोद भाई और मनीष भाई, लेकिन मुझे लगता है कल वोटिंग है। मैं आप में से तीनों की उम्मीदों पर कुठाराघात करने के लिए नहीं बैठा हूं, अभी माध्यम हूं, अपनी सीमा समझता हूं, क्योंकि अभी वोटिंग होनी है और आप सब लोग बहुत अथक प्रयास करते रहे हैं। अब भी कैंडिडेट्स लोगों से जाकर मिल रहे हैं जिससे उनके पक्ष में माहौल बना रहे। 14 तारीख को जरूर मुलाकात करेंगे आप लोगों से। आप सबके दावे मुझे याद है, आप सब लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या इतिहास है और बिहार कहां जाने